हेलो फ्रेंड्स, मैं शशि एक बार फिर से आप सभी का अपने न्यू यूट्यूब चैनल शशि जी के क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं थंबनेल पर, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय भाषाएं एवं उपभाषाएं, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति। ये इसकी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास हम लोगों ने क्लियर कर ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे इसकी सेकंड क्लास। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। विशेषकर यूपी पुलिस जो साथी जो हमारे बहन भाई पुलिस की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये क्लास उनके लिए तो बहुत ही कहें आयुर्वेदिक दवा से भी लाभदायक है। क्यों? इससे कम से कम 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कहें 6 नंबर पक्के। इस क्लास से 6 नंबर पक्के, आपके 6 नंबर इस क्लास से कोई नहीं छीन सकता है। तो बने रहिएगा हमारी क्लास के अंत तक और क्लास को शेयर करें ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ सकें, आपके साथी भी इसको पढ़ सकें, इससे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकें। चलिए, तो आइए क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज इसमें हम लोग जानेंगे भाषा, मागधी भाषा, राजस्थानी भाषा, सौरसेनी, अपभ्रंश। आज हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश के प्रकार। इसमें हम लोग जानेंगे अपभ्रंश। हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है, ये सब लोग जानते हैं। जो अपभ्रंश है ये हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। कैसा रूप है हिंदी का? जो अपभ्रंश है ये हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप है। ठीक है। अपभ्रंश का अर्थ है ऊपर नीचे होना, या भ्रंश मतलब टूटना फूटना। जो आप लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि भूभ्रंश, भूपरपटी, इसी प्रकार हिंदी में है अपभ्रंश। ठीक है, टूटा फूटा। तो ये इसीलिए ये हिंदी का बिगड़ा हुआ रूप माना गया है। इसके बाद हम बात करेंगे अपभ्रंश के प्रकार की। तो देखिए साथियों, इसमें जो हमारे अपभ्रंश बताए गए हैं हिंदी भाषा में 7 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 7 प्रकार के बताए गए हैं। अगर प्रश्न आ जाए कि अपभ्रंश के प्रकार किसके द्वारा बताए गए, या 7 प्रकार के अपभ्रंश किसके द्वारा बताए गए, तो अपभ्रंश के 7 प्रकार भोलानाथ तिवारी के द्वारा बताए गए। किसके द्वारा? भोलानाथ तिवारी के द्वारा अपभ्रंश के 7 प्रकार बताए गए हैं। क्लियर हुआ? चलिए, इसके बाद देखिए इसमें अपभ्रंश के 7 प्रकार कौन कौन से हैं, इनको हम लोग जानेंगे। देखिए, इनको याद करना है। हमने आपको कल कहा था आप जब भी क्लास को पढ़ें तो पेन कॉपी लेकर ही बैठें। इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे फ़ायदा ये होता है, अगर आप रिवीजन करने बैठेंगे तो आप नोट्स पढ़ते जाइएगा, देखते जाइएगा, तो हमारी नज़र एक एक शब्द पर पड़ती जाती है। तो इसलिए आप लोग नोट्स बनाएंगे। चलिए, तो ये देखिए अपभ्रंश हम लोगों ने पढ़ लिया, अपभ्रंश के प्रकार जान लिए। 7 होते हैं, किसके द्वारा वो बताए गए, तो ये बताए गए थे भोलानाथ तिवारी के द्वारा। अब हम लोग जानेंगे अपभ्रंश के 7 प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो इसमें पहला प्रकार है अपभ्रंश का सौरसेनी अपभ्रंश। कौन सा है? सौरसेनी अपभ्रंश। और दूसरा है मागधी अपभ्रंश। कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। तीसरा प्रकार है अर्धमागधी अपभ्रंश। कौन सा है? अर्धमागधी अपभ्रंश। चौथा है पैचासी अपभ्रंश। चौथा प्रकार है, इसमें इम्पोर्टेंट है, पैचासी अपभ्रंश। पांचवा है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। छठा दिया गया है ब्रांचड अपभ्रंश। और 7वां है, अंतिम है पहाड़िया खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश है। ठीक है, कौन कौन से एक बार रिवीजन कीजिएगा, हमारे साथ बोलिएगा। सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी, महाराष्ट्री, ब्रांचड,
या पहाड़ी, ये विराचन ब्राचंड है। छठा प्रकार है विराचंड अपभ्रंश। ठीक है, तो क्लियर हो गए कौन कौन से हैं? सौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, पैचासी, महाराष्ट्री, ब्राचंड, पहाड़ी। क्लियर हुए? चलिए इसके बाद देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कि सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं आती हैं और कौन कौन सी बोलियां आती हैं। ठीक है, ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसमें अन्य लोग भी जुड़ें, इसका अन्य लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें, अन्य लोग भी जान सकें कि सौरसेनी अपभ्रंश क्या होता है, मागधी अपभ्रंश क्या होता है, अर्धमागधी अपभ्रंश क्या होता है, इनमें कौन कौन सी बोलियां जुड़ती हैं, तो आपके साथ साथ वो लोग भी जान लेंगे। चलिए अब आइए अपनी क्लास पर। इसमें हम लोग जानेंगे जो हमारा सौरसेनी अपभ्रंश है, इसके अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है। कल हम लोगों ने उपभाषा का भाषा का टॉपिक क्लियर किया था। जिस किसी ने पहली क्लास नहीं पढ़ी है, पहले एक बार पहली क्लास पढ़ें, इसके बाद ये क्लास पढ़ें, ताकि आपको सारे पॉइंट, सारे प्रश्न अच्छे से क्लियर होते जाएं। ठीक है, तो हम लोगों ने कल पढ़ा था उपभाषाएं 5 प्रकार की थी, तो उनमें से एक प्रकार ये भी था पश्चिमी हिंदी। तो ये भी हम लोगों ने जाना था कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। अब देखिए, यहाँ प्रश्न 2 प्रकार से पूछा जा सकता है। ध्यान देना आप लोगों को, किस प्रकार से अगर पूछ दिया जाए कि सौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी बोली आती हैं या बोली जाती हैं, तो इसमें कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, ये सारी बोलियां सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती हैं। और एक प्रश्न यहीं पर बनेगा कि निम्न में से किस उपभाषा के अंतर्गत कन्नौजी या बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा बोलियां आती हैं, तो ये आएंगी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ से प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे क्लास के अंत तक, हमारे साथ बने रहिएगा। अगले टर्म में, इस क्लास के बाद हम लोग करेंगे इसका मॉक टेस्ट, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। हम लोग जानेंगे इससे किस प्रकार प्रश्न घुमाए जाएंगे। ठीक है, हम ये भी जानेंगे आप लोग कितना पढ़ने में ध्यान देते हैं, कितना नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि हमने कितना पढ़ा है, कितना नहीं पढ़ा है। क्लियर है? तो देखिए, इसमें आप लोगों ने जान लिया सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है। उपभाषा आती है पश्चिमी हिंदी, बोलियां आती हैं कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी और ब्रजभाषा। क्लियर हुआ? राइट। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या है, आगे दिया गया इसमें राजस्थानी हिंदी। ये देखिए, दूसरा उस उपभाषा का प्रकार भी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। पहला था पश्चिमी हिंदी, भी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आया, और दूसरा उपभाषा थी हमारी इसमें राजस्थानी हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी भी सौरसेनी उपभ्रंश के अंतर्गत आती है, या कहें सौरसेनी उपभ्रंश से ही राजस्थानी हिंदी की उत्पत्ति हुई है। क्लियर हुआ? इसके बाद आप लोगों ने जाना था कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो ये 3 बोलियां आती हैं, एम जे, मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी। ठीक है, क्लियर हुआ? इसके बाद दूसरा अपभ्रंश है। अपभ्रंश का प्रकार है इसमें मागधी अपभ्रंश। कौन सा है? मागधी अपभ्रंश। ये अपभ्रंश का प्रकार है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं? इसमें तो एक आती है बिहारी हिंदी, ये उपभाषा का प्रकार है बिहारी हिंदी।
जो बिहारी हिंदी है ये उपभाषा का प्रकार है, तो मागधी उपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है? तो बिहारी हिंदी। अब देखिए इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत बांग्ला, उड़िया, असमिया, ये 3 बोलियां आती हैं किसके अंतर्गत? मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत। राइट, ओके, चलिएगा आगे देखिए। इसमें तीसरा प्रकार है अपभ्रंश का अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत एक उपभाषा आती है पूर्वी हिंदी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। इसके अंतर्गत अर्धमागधी अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं? तो अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ABC ये आती हैं अर्धमागधी अपभ्रंश के अंतर्गत, या कहें पूर्वी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत ये 3 बोलियां आती हैं। क्लियर हुआ? बहुत से। चलिए आगे देखिए। ये है इसमें महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। चौथा प्रकार है अपभ्रंश का, हमने आपको बताया था अपभ्रंश 7 प्रकार के होते हैं और भोलानाथ तिवारी के द्वारा बताया गया है। तो इसमें चौथा प्रकार है महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। तो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत एक ही बोली आती है, वो है मराठी बोली। कौन सी है? मराठी बोली। ये महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। 5वां है विराचंड अपभ्रंश। कौन सा है? विराचंड अपभ्रंश। तो इसके अंतर्गत सिंधी बोली आती है। सिंधी बोली आती है। और सिंधी बोली हमारे संविधान में कब शामिल की गई? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद छठा प्रकार है अपभ्रंश का पैशाची अपभ्रंश। कौन सा है? छठा प्रकार इसमें है पैचासी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत 2 बोलियां आती हैं, पंजाबी लहेदा। पंजाबी लहेदा, पंजाबी लहेदा, 2 बोलियां आती हैं पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है। हाँ, एक बात और बताइएगा, एक काम और करना होगा आप लोगों को। अगर आप मेरी क्लास को पढ़ते हैं, समझते हैं, आपको कैसा लगता है समझने में, कैसी समझ में आती है, अच्छी लगती है या नहीं, समझ में आता है या नहीं, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर समझ में आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, ताकि इससे हमारा उत्साह भी बढ़ता रहे। तो आपको और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करूंगी, अच्छा से अच्छा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा उत्साह है। ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को एक एक प्यारा सा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में दिखाना है, हम देखेंगे, इसका आपको रिप्लाई भी दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, बहुत से। तो देखिए छठा प्रकार हम लोगों ने जाना पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो पैशाची अपभ्रंश के अंतर्गत पंजाबी लहेदा 2 बोलियां आती हैं। ये क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे 7वां अपभ्रंश। 7वां प्रकार है अपभ्रंश का अंतिम प्रकार है पहाड़ी अपभ्रंश। पहाड़ी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं। तो इसके अंतर्गत कुमाऊनी गढ़वाली। कुमाऊनी गढ़वाली, ये 2 बोलियां आती हैं पहाड़ी अपभ्रंश के अंतर्गत। कौन कौन सी? कुमाऊनी गढ़वाली। कुमाऊनी गढ़वाली ये आती हैं पहाड़ी अपभ्रंश के अंतर्गत। तो क्लियर हो गए कितने अपभ्रंश है, किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी उपभाषा आती है, और किस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी बोलियां आती हैं। कंफ्यूज नहीं होना, एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा फटाफट।
देखिए सौरसेनी अपभ्रंश में पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी बोलियां आती हैं? कन्नौजी, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा। और दूसरा राजस्थानी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत है। मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी, ये इसके अंतर्गत बोलियां आती हैं। दूसरा प्रकार है मागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। ठीक है, इसके तीसरा प्रकार है अर्धमागधी अपभ्रंश, इसके अंतर्गत पूर्वी हिंदी भाषा आती है और इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, और चौथा प्रकार है अपभ्रंश का महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इसमें एक बोली आती है मराठी। पांचवा है ब्राह्मण अपभ्रंश, इसमें एक बोली आती है सिंधी। छठा है पैसाची अपभ्रंश, इसमें दो बोलियां आती हैं पंजाबी, लहेदा। सातवां प्रकार है अपभ्रंश का पहाड़ी अपभ्रंश, इसमें दो बोलियां आती हैं कुमाऊनी, गढ़वाली। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम। हिंदी भाषा किस प्रकार कहाँ से बनी है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति वेदों की भाषा कहा गया है। वैदिक संस्कृति को किसकी भाषा कहा गया है? वेदों की भाषा कहा गया है, क्योंकि इस भाषा में ही हमारे वेद लिखे हुए पाए गए हैं। जो लौकिक संस्कृति है इसमें ग्रंथों की रचना होती है। किसमें? लौकिक संस्कृति में ग्रंथों की रचना होती है, जैसे महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, अन्य जितनी भी किताबें हैं या ग्रंथ हैं, भगवत गीता हुई, ये भी लौकिक संस्कृति में लिखी गई। ठीक है, तो वैदिक संस्कृति और लौकिक संस्कृति को इसीलिए प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। क्या कहा गया है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहा गया है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि निम्न में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन कौन सी है, ध्यान देना, यहाँ पर प्राचीन मिलेगा, मध्यकालीन मिलेगा, आधुनिक मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैदिक संस्कृति, लौकिक संस्कृति को कहा गया है। इसके बाद लौकिक संस्कृत से उत्पत्ति हुई पाली भाषा की। किसकी? पाली भाषा की। ठीक है, लौकिक से आई पाली, पाली से आई प्राकृत, प्राकृत से आया अपभ्रंश। क्या आया? अपभ्रंश। और इन तीनों भाषाओं को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है। कौन सी भाषा? मध्यकालीन भाषा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इन तीन भाषाओं को, इन तीन बोलियों को कहा जाए तो मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है, क्योंकि जब मध्य भारत में आर्य लोग आए थे तो उन्होंने यही तीन बोलियों का प्रयोग किया था। कौन कौन सी? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक है, तो इसलिए इसको मध्यकालीन अपभ्रंश कहा जाता है। किस लिए? इसीलिए कहा जाता है जो आर्य लोग आए थे मध्य भारत में, उन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि बोलियों, आदि भाषाओं का प्रचार प्रसार किया था। तो अब आप लोग क्लियर कर लेंगे कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृति को प्राचीन आर्य भाषा कहा गया है और पाली, प्राकृत, अपभ्रंश को मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया है। इसमें आगे दिया गया है सौरसेनी अपभ्रंश। ये देखिए जो हमने पढ़ा था आगे, अपभ्रंश लौकिक संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से बनी हमारी सौरसेनी। क्या बनी? सौरसेनी। किससे? अपभ्रंश से उत्पत्ति हुई सौरसेनी की। और सौरसेनी को भारतीय आधुनिक आर्य भाषा कहा गया। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा किसको कहा गया है? सौरसेनी को। अब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, बहुत सी। अब देखिए इसके बाद इसमें सौरसेनी से उत्पत्ति हुई
पश्चिमी हिंदी की। किसकी हुई? पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी से हुई और सौरसेनी से पश्चिमी हिंदी आई और पश्चिमी हिंदी से कौरवी हिंदी बनी। कौन सी हिंदी बनी? कौरवी हिंदी बनी। और कौरवी हिंदी को ही खड़ी बोली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली कहा जाता है। किसको? कौरवी हिंदी को। अगर कहा जाए कि कौरवी हिंदी को खड़ी बोली नाम किसने दिया, तो ये दिया है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा। एक लेखक हैं राहुल सांकतायन। कौन से हैं? राहुल सांकतायन। इनके ज़्यादातर यात्रा वृत्तांत देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ। और इसमें एक पॉइंट इम्पोर्टेंट है, खड़ी बोली को ही हिंदी का मानक रूप कहा गया है। किसको? खड़ी बोली को ही हिंदी का मानक रूप कहा गया है। अगर प्रश्न आ जाए कि निम्न में से हिंदी का मानक रूप किसे कहा गया है, तो खड़ी बोली या कहें कौरवी बोली को ही हिंदी का मानक रूप कहा गया है। क्लियर हुआ? मानक रूप क्यों कहा गया है हमने आपको कल बताया था। उसमें नेक्स्ट क्लास जो हमने पिछली क्लास पढ़ी थी उसमें बताया था, जो हमारे जितने भी कार्य हैं, चाहे वो सरकारी दरबार में हो, चाहे वो कोर्ट में हो, कहीं भी हो, हमारी जो भाषा है खड़ी बोली ये हर जगह किसी भी कार्यालय में हो, हर जगह प्रयोग की जाती है। ठीक है, इसीलिए इसे हिंदी का मानक रूप कहा गया है। इसीलिए इसको भारत का या कहें राज्य भाषा का दर्जा दिया गया है और इसीलिए हमारी इसको मातृभाषा भी कहा गया है। क्या मातृभाषा क्या है? हिंदी। और हिंदी की जननी अपभ्रंश और आदि जननी पूछा जाए कि हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है, तो हिंदी भाषा की आदि जननी है संस्कृति। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान में हिंदी का विकास। क्या? भारतीय संविधान में हिंदी का विकास। हम लोग जानेंगे हमारे संविधान में हिंदी कब जोड़ी गई, किस लिए जोड़ी गई, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लाई गई और कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद तक है और किस भाग में है, किस अनुसूची में है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ी गई। तो बने रहिएगा हमारी क्लास के अंत तक, या कहें ये तो क्लास समाप्त हो गई। इस क्लास में इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, जो आपको पॉइंट बताएं ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो ऐसी विशेष और महत्वपूर्ण टॉपिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सपोर्ट के लिए एक लाइक कर दें। सभी लोग एक एक लाइक करते हुए जाएं। धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।